हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और आप सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज जो है अपना नया टॉपिक शुरू होने वाला है और उस टॉपिक के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और बड़े टॉपिकों के अंतर्गत बात करूं तो सबसे बड़ा टॉपिक अपने पास में यही बच रहा है जो 5-7 क्लास का है। उसके बाद 2-3 क्लास का कोई व्यक्तिगत भिन्नता होगा और अपना लगभग सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेथड्स वाला पार्ट है, उसको देखेंगे। तो अपन एक अंतिम छोर पर चल रहे हैं कि कंप्लीट होने की कगार पर है, संपूर्ण होने की कगार पर जो है अपन आ चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आज की क्लास में अपन किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक आज अपन लेने वाले हैं, उसका नाम है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंसी। आज अपना टॉपिक जो रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे दोस्तों? बुद्धि या इंटेलिजेंसी। बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा व्यापक टॉपिक, और आज अपन इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। आप सब लोगों को पता है कि जब मैं पहली क्लास लेता हूं तो परिचर्चा करता हूं कि हमें आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि बुद्धि होती क्या है, बुद्धि किस तरीके से काम करती है। हम अगर बुद्धि के बारे में बात करें, इंटेलिजेंसी के बारे में बात करें, तो बुद्धि की अवधारणा प्राचीन काल से ही एक द्वंद्व में रही है। द्वंद्व में रहने से मेरा अर्थ है कि प्राचीन काल से ही इसकी परिभाषाओं के अंतर्गत स्पष्टता नहीं आ पाई है कि क्या हुआ और कैसे। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद या 20वीं शताब्दी में जब इंटेलिजेंसी के ऊपर प्रयोग मनोविज्ञान ने करना प्रारंभ किया, उसके बाद बुद्धि क्या है इसमें स्पष्टता भी आई, बुद्धि के विचारों में भी क्या आई मेरे दोस्तों? स्पष्टता आई। बुद्धि मानव जीवन की वह शक्ति है जिसके ऊपर पूरा उसका जीवन टिका हुआ है। आप कभी ये सोच के देखो कि यदि मानव के पास में बुद्धि नहीं होती तो उसका जीवन कैसा होता, कैसे जीवन की कल्पना की जा सकती है, बिना बुद्धि के जीवन कैसे जिया जाता। आप कभी ये सोच करके देखो, कभी इमेजिन करके देखो कि ऐसा कैसा होता कि अगर बुद्धि नहीं होती तो कैसा होता। हम पढ़ भी नहीं रहे होते, कौन है कन्हैया सर, कौन है आप, क्या है साइकोलॉजी, क्या है रीट है ना, कोई पता नहीं चल रहा होता। ये सारा खेल जो चल रहा है वो किससे चल रहा है मेरे दोस्तों? बुद्धि से चल रहा है। अब देखो बुद्धि कैसे काम करती है समझिएगा। हालांकि बुद्धि की एक औपचारिक परिभाषा सबसे पहले देने का काम किया है बोरिंग ने। एक विद्वान हुआ था जिसका क्या नाम था मेरे दोस्तों? बोरिंग। जिसका क्या नाम था? बोरिंग। बोरिंग ने सबसे पहले आपकी बुद्धि की औपचारिक परिभाषा दी और उसने कहा जिसका मापन किया जा सके। क्या कहा? जिसका मापन किया जा सके। बुद्धि क्या है? तो इसने कहा कि बुद्धि वह है जिसका मापन किया जा सके। आपको यह ध्यान रखना है कि जिसका मापन किया, जिसको मापा जा सके वही बुद्धि है। यह पहली औपचारिक परिभाषा है जो बोरिंग ने देने का प्रयास किया था। लेकिन इस कथन से या इस सेंटेंस से बुद्धि की परिभाषा या बुद्धि का अर्थ कभी भी स्पष्ट नहीं हो पाता। अब देखिए बुद्धि का क्रम कैसे आगे बढ़ता रहा और किस किस तरीके से जो है मेरे दोस्तों बुद्धि का विकास होता रहा, इसके ऊपर अपन क्या करना चाहते हैं दोस्तों? अध्ययन करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि बुद्धि का अर्थ कैसे निकाला गया, बुद्धि के अर्थ का क्रम क्या रहा, बुद्धि के अर्थ का क्रम, बुद्धि के अर्थ का क्रम क्या रहा, इसको अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो यदि मैं बात करूं पहली श्रेणी के अंदर सबसे पहले बुद्धि का अर्थ क्या निकाला गया? सबसे पहले बुद्धि का अर्थ मापा जाता था हमारी समायोजन की क्षमता के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? समायोजन की क्षमता के आधार पर बुद्धि का अर्थ किससे निकाला जाता? तो ध्यान रखना, बुद्धि का अर्थ निकाला जाता समायोजन की क्षमता के आधार पर कि किस व्यक्ति में समायोजन की शक्ति अधिक है, कौन व्यक्ति अधिक एडजस्ट कर पा रहा है। जो व्यक्ति जितना अधिक समायोजन कर पाता
उस व्यक्ति को उतना ही बुद्धिशाली मानी जाता। कि कौन व्यक्ति परिस्थितियों के साथ कितना जल्दी ढल पा रहा है या कितना जल्दी परिस्थितियों के अनुकूल बन पा रहा है। जितना वो परिस्थितियों के तीव्र गति से अनुकूल बन पाता, उसी के आधार पर क्या तय किया जाता मेरे दोस्तों, उसी के आधार पर आपका क्या तय किया जाता, उसकी बौद्धिक क्षमता। कुछ लोग परिस्थितियों के प्रतिकूल चलते, एडजस्ट नहीं हो पाते, तो ऐसा माना जाता था कि ये व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर क्या है मेरे दोस्तों, कमजोर है। तो सबसे पहले जो परिभाषा देने की बात की गई थी वो किसके आधार पर की गई थी मेरे दोस्तों, तो वो की गई थी वातावरण में समायोजन की क्षमता के आधार पर। जो व्यक्ति वातावरण के साथ एडजस्ट करना सीखेगा वही व्यक्ति बौद्धिक स्तर है। तो सबसे पहले बुद्धि का अर्थ किससे निकाला मेरे दोस्तों, समायोजन से निकाला। लेकिन हमें यह भी जानते हैं कि बुद्धि का एक भाग हो सकता है समायोजन। भाई बुद्धि के आधार पर हम समायोजन कर सकते हैं, पर केवल समायोजन करना ही बुद्धि नहीं हो सकती। बुद्धि का एक भाग हो सकता है, बुद्धि में कोई एक घटक नहीं है, बुद्धि में बहुत सारे घटक होंगे और बुद्धि हर परिस्थिति के साथ में जुड़ी रहेगी, एक घटक नहीं हो सकता। तो इसीलिए अपन ये कह सकते हैं कि पहला अर्थ जो ये निकाला गया था वो बिल्कुल ज्यादा सटीक नहीं बैठ पाया। फिर कुछ समय गुजरा, कुछ समय निकला, तो कुछ समय के बाद में बुद्धि को एक और अर्थ के रूप में समझा गया। दूसरे चरण में, दूसरी श्रृंखला में बुद्धि को समझा गया सीखने के आधार पर अर्थ। सीखने के आधार पर बुद्धि के अर्थ का क्रम, बुद्धि के सीखने के आधार पर क्रम, यानी कि पहले जो है आपके बुद्धि के आधार पर, पहले आपके समायोजन की क्षमता के आधार पर बुद्धि का मापन कैसे किया जा सकता है ये समझा। जब ये अर्थ सटीक नहीं बैठ पाया ना, तो इन्होंने दूसरा अर्थ निकालने का प्रयास किया सीखने के आधार पर। अर्थात अब बुद्धि का अर्थ क्या लगाना जाना लगा कि जिस बालक में सीखने की गति तीव्र है, इसका मतलब उसके अंदर बौद्धिक क्षमता भी अधिक है। और जिस बालक में सीखने की गति अलग है या कम है, वो उसकी बौद्धिक क्षमता कम मानी जाती है। अब ये भी बुद्धि की स्पष्ट व्याख्या तो ये कथन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सीखने का अर्थ आप किससे निकालोगे, व्यवहार में परिवर्तन। तो व्यवहार में परिवर्तन तो रटने से भी आता है, और रटने से तो मेमोरी का विकास होता है, और मेमोरी बुद्धि नहीं है। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि एक तरीके से ये जो अर्थ निकाला है कि सीखने के आधार पर बुद्धि को मापा जाए या जाना जाए कि जो बालक लर्निंग जो है तीव्र गति से कर रहा है या फास्ट गति से कर रहा है तो उसमें बुद्धि अधिक होगी, और कोई लर्निंग धीरे कर रहा है तो उसकी जो है गति धीरे होगी, ऐसा कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा कोई भी अर्थ नहीं होता। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि दूसरे क्रम में आया था सीखने के आधार पर, लेकिन यह भी बुद्धि को क्या नहीं कर पाया मेरे दोस्तों, बुद्धि की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाया। आपको यह ध्यान रखना है ना, बुद्धि को सही तरीके से यह आपको नहीं समझा पाया। तीसरी श्रेणी में वो सारी परिभाषाएं आई या वो सारे कथन आए जिन्होंने किसके ऊपर बल दिया, अमूर्त चिंतन के ऊपर। किसके ऊपर बल दिया मेरे दोस्तों, अमूर्त चिंतन के ऊपर। अमूर्त चिंतन के ऊपर तीसरी श्रृंखला में आपको ध्यान रखना है। तीसरी श्रृंखला के अंतर्गत आया, उसने कहा अमूर्त चिंतन के आधार पर कि जिस बालक के अंदर अमूर्त चिंतन करने की क्षमता अधिक होगी उसके अंदर बुद्धि अधिक होगी, और जो बालक अमूर्त चिंतन अधिक नहीं कर पाएगा इसका अर्थ है कि उसके अंदर बुद्धि कम होगी। अर्थात बुद्धि है या बुद्धि नहीं है, इसका आधार किससे तय किया गया, अमूर्त चिंतन के आधार पर। अब यह भी पूर्ण रूप से इस कथन को तो क्या नहीं करता है मेरे दोस्तों, स्पष्ट नहीं कर पाएगा पूर्ण रूप से, तो इस चीज को क्या है कभी भी नहीं बता पाएगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो पूर्ण रूप से तो यह भी इस कथन को क्या नहीं कर पाया, आपके स्पष्ट नहीं कर पाया, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह कथन भी यहां पर रह गया। अब देखो, पहली श्रेणी में समायोजन की क्षमता आई, दूसरी में सीखने की बात आई, तीसरी में आपकी यह आई कि अमूर्त चिंतन के आधार पर, लेकिन यह भी ज्यादा स्पष्ट नहीं कर पाई। दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है कि ये केवल और केवल ये जितनी भी परिभाषाएं दी गई है वो सारी की सारी परिभाषाएं जो होती है उसका आधार क्या है, तो उसका आधार है कि इसके आधार पर हम बुद्धि को क्या कहेंगे। लेकिन ये सारी परिभाषाएं, ये जो कथन दिए गए थे वो असफल हो गए थे।
क्यों हो गए थे? क्योंकि ये केवल एक पहलू के ऊपर जोर लगा रही है। भाई समायोजन एक बुद्धि का एक भाग हो सकता है, सीखना एक बुद्धि का भाग हो सकता है, अमूर्त चिंतन करना बुद्धि का एक घटक हो सकता है, पर यही बुद्धि हो ये जरूरी नहीं है। तो फिर बुद्धि क्या है, ये जानने के लिए हमें पहले बुद्धि की विशेषताएं पढ़नी पड़ेगी। हालांकि इसके जस्ट बाद आपको परिभाषाएं पढ़ानी जानी चाहिए, लेकिन मैं परिभाषाएं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको पता है मेरा क्रम सभी से अलग ही होता है है ना। मैं जो पढ़ाता हूं, जो जिस क्रम में पढ़ाता है, मैं उस क्रम में नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि क्या पढ़ना है, कब किसको पढ़ाना है, ये क्रम का निर्धारण मैं करता हूं। किताबों के अकॉर्डिंग मैं नहीं पढ़ाता आपको, या किसी टीचर के अकॉर्डिंग मैं आपको नहीं पढ़ाता। इसके पीछे कारण है कि आप कभी कभी ये कहते हो ना कि सर आप उदाहरण लाते हो, ऐसे उदाहरण हमने कभी नहीं पढ़े। इसके पीछे कारण है कि मैंने अपनी थ्योरी खुद निर्धारित कर रखी है कि मुझे इसी तरीके से पढ़ाना है, तभी बच्चे को समझ में आएगा, तभी बच्चा कंसेप्ट क्लियर कर पाएगा। ये मैंने आपको 3 लाइनें लिखी, ये मैं आपको दावा करता हूं ये 3 लाइनें आपको किसी भी ऑनलाइन क्लास या किसी भी बुक के अंदर लिखी हुई मिल जाए कि बुद्धि का अर्थ इस क्रम में विकसित होता चला गया था, किसी में नहीं। ये तीनों अर्थ अपूर्ण रहे थे, ये तीनों पूर्ण नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बुद्धि की विशेषता पढ़ूंगा, है ना। बुद्धि की प्रकृति या बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि की प्रकृति या बुद्धि की विशेषताएं, हेडिंग लगाना, बुद्धि की प्रकृति या बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि की प्रकृति या बुद्धि की विशेषताएं, ये अभी आप पढ़ोगे, इससे आपके लगभग कंसेप्ट जो है पुराने, जो भी आपके छुपे हुए वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे दोस्तों, समाप्त हो जाएंगे। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना, बुद्धि मानव की एक जन्मजात शक्ति है। अब आप कहोगे कि क्या सर इसका मतलब बुद्धि जन्मजात होती है? बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो एक जन्मजात शक्ति है जिसका विकास वातावरण में होता है, कि हमें एक जेनेटिक रूप में जीन से मिली है, और मिलने के बाद उस जीन के साथ हमने वातावरण में अंतःक्रिया की जिससे इसका विकास हुआ। तो बुद्धि केवल जन्मजात भी नहीं है, और बुद्धि जो है केवल वातावरण से जुड़ी हुई भी नहीं है, दोनों है, वातावरण भी है और बुद्धि जो है आपके वंशानुगत भी है। लेकिन ध्यान रखना, इसको कहा यह जाता है कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति होती है। ध्यान रखना, क्या लाइन लिखोगे, पहला लाइन है इसके कि बुद्धि मानव की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि हमारी जन्मजात शक्ति है। हम कभी कभी ये कहते हैं कि परमात्मा ने हमें क्या दिया, ईश्वर ने हमें क्या दिया, प्रकृति ने हमें क्या दिया, सैकड़ों उनसे शिकायतें रहती हैं। हम कभी कभी ये कहते हैं, माता पिता को भी कह देते हैं कभी कि माता पिता ने हमें क्या दिया, केवल पैदा कर दिया, क्या कर लिया हमारे लिए, कुछ भी बेहतरीन नहीं कर पाए। तो दोस्तों आज मैं बता रहा हूं, आपके माता पिता ने आपको बुद्धि दी है, और मैं ये मानता हूं कि ये बुद्धि यदि आपको वहां से प्राप्त हो गई है तो जीवन में और कुछ उनसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। आपका जीवन का निर्धारण इसी से हो रहा है, और इतनी बड़ी चीज उन्होंने दे दी तो फिर आप उनसे और क्या मांगना चाहते हो, है ना। आप उनसे और क्या प्राप्त करना चाहते हो, और क्या आशाएं रखना चाहते हो। जिसने बुद्धि दे दी है ना, इससे तो आप सब कुछ कर लोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं आपको साथ साथ में ये कथन और भी बताना चाहता हूं कि बुद्धि का विकास वातावरण में होता है। बुद्धि का विकास वातावरण में होता है। बुद्धि का विकास वातावरण में होता है। इसका मतलब यह हो गया कि बुद्धि के अंतर्गत हमारी वंशानुगत की भूमिका भी और वातावरण की भूमिका भी है। अब आपके पेरेंट्स ने तो आपको दोनों चीजें दे दी, भाई जीन से भी उन्होंने बुद्धि दे दी, और इतना एक पढ़ा लिखा शिक्षित एनवायरनमेंट दे दिया कि आप अपनी बुद्धि का विकास करो। फिर भी यदि हम पीछे रह जाते हैं, फिर भी यदि हम हार जाते हैं, फिर भी हम लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं, तो इसमें अपन ये मानते हैं कि सबसे बड़ी दुविधा हमारी रहेगी। हम इसका उपयोग करना नहीं सीखें, इसका यूज करना नहीं सीखें, इसका प्रयोग नहीं कर पाए कि इतना बड़ा पावर, इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास में थी और हम इसकी वैल्यूज को नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक सबसे खास चीज होती है जो आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि का विकास हमेशा कहां होता है, तो बुद्धि का विकास होता है वातावरण में। अतः अपन कह सकते हैं कि बुद्धि पर
वंशानुगत तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों का क्या पड़ता है मेरे दोस्तों? प्रभाव पड़ता है कि आपने बुद्धि जन्मजात शक्ति भी है और साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। क्लियर? एक लाइन और लिखवा रहा हूं जो ध्यान से रखना इंपॉर्टेंट। बुद्धि स्मृति नहीं है, ध्यान रखना इस लाइन को। बुद्धि स्मृति नहीं है। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, कि बुद्धि इंटेलिजेंसी और मेमोरी दोनों के अंदर अंतर है। व्यक्ति बुद्धिशाली है ये बौद्धिक क्षमता से पता चलता है कि इस व्यक्ति को कितना याद है, इसके आधार पर उसकी बुद्धि को तय नहीं किया जा सकता। कि कोई व्यक्ति बुद्धिशाली है तो इसका अनुमान आप इस चीज से नहीं लगा सकते हो कि इसको कितना याद है, क्योंकि उसका अनुमान लगता है समस्या समाधान की शक्ति से, इसका अनुमान लगता है परिस्थितियों को समझने से, इसका अनुमान लगता है सामने वाले के तर्क करने के तरीके से, इसका अनुमान लगता है सामने वाले के व्यवहार से, इसका अनुमान लगता है समस्या समाधान के तरीकों से, इसका अनुमान लगता है समस्याओं को समझने से। इससे पता चलता है कि व्यक्ति कितना बौद्धिकशाली है, इससे पता नहीं चलता है कि उसको कितना याद है। तो ये ध्यान रखना, बुद्धि और स्मृति दो अलग अलग चीज हैं। स्मृति और बुद्धि दोनों एक, हाँ हो सकता है कि स्मृति के अंदर कंटेंट जो भरा हुआ वो आपने बुद्धि से भरा हो, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन स्मृति और बुद्धि दोनों को आप एक नहीं कह सकते। इंटेलिजेंसी मेमोरी दोनों डिफरेंट से, दोनों अलग है। दोनों के अंदर आपको विभिन्नताओं का क्या रखना चाहिए मेरे दोस्तों? आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, बुद्धि समस्या की समझ उत्पन्न करती है, समझ उत्पन्न करती है। बुद्धि समस्या की समझ उत्पन्न करती है। यदि किसी बालक के अंदर बुद्धि का विकास सही हुआ है, यानी कि जेनेटिक भी उसकी सही है और एनवायरनमेंट में भी उसका डेवलपमेंट जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, तो इसका मतलब समस्या को समझने की शक्ति आम लोगों से ज्यादा उस बच्चे के अंदर आ जाएगी। आम लोगों से ज्यादा वो समस्या को पहचान, समस्या को देखो निवारण करना अलग बात है, समझना अलग बात है। सबसे पहले हमें समस्या को समझना पड़ता है, समाधान नहीं करना पड़ता। तो यदि आपको समस्या सही तरीके से समझ में नहीं आएगी ना, तो समस्या का समाधान भी कभी सही नहीं आ सकता। समस्या का समाधान सही तभी आ सकता है जब समस्या हमें क्या आई हो, सही समझ में आई हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी समस्या के क्या करती है मेरे दोस्तों, समझ उत्पन्न करती है। या मैं इसको ये कहूं, परिस्थितियों का ज्ञान कराती है। परिस्थितियों का ज्ञान कराती है। ज्ञान कराने का मतलब क्या है कि आप हर एक परिस्थिति को समझ पाओगे कि ये सही है, ये गलत है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये सही है या सही नहीं है। ये सारी चीजें आप क्या करोगे, यहां पे समझ पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परिस्थितियों का ज्ञान जो करवाती है वो भी कौन करवाती है, आपकी बुद्धि करवाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते कि उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, वो मेरे साथ गलत करके चला गया, वो इंसान गलत है। ये सारे कथन ही गलत हैं। गलत तो तुम हो कि परिस्थितियों को नहीं समझ पाए। हमारी बुद्धि कम थी, हम परिस्थिति को नहीं समझ पाए। वो तो गलत करने ही आया था, वो तो धोखा देने ही आया था, वो तो बुरा करने ही आया था, पर आप नहीं समझ पाए कि वो आपके साथ में बुरा करने आया था। तो इसका मतलब है कि हमारी बौद्धिक क्षमता कमजोर है, हमारी बुद्धि लेवल जो है वो कमजोर है कि हम परिस्थिति को नहीं समझ पाए। तो उसको आपको ये जो बुरा नहीं कहना है, हमें अपने आप में झांकना है कि नहीं, हम परिस्थिति को नहीं समझ पाए, वो तो सही था। तो कभी भी ये ध्यान रखना कि कोई आपके साथ में बुरा करके जाए ना, उसको बुरा न कहो, पहले बुरा अपने आप को कहो कि हम इतने बेवकूफ थे कि उसको समझ ही नहीं पाए कि वो हमारे साथ में गलत करने आया था। सबसे पहला गाली देनी है, सबसे पहला अपशब्द बोलना है, अपनी बुद्धि को बोलो
कि कहाँ मर गई थी तुम, तुम्हें समझना था कि वो आदमी बुरा करने के लिए आया था। तो ये जरूरी है कि बुरा करने वाला उतना बुरा नहीं होता है जितना हम होते हैं कि बुरा करने वाले को हम समझ नहीं पाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परिस्थितियों का ज्ञान जो करवाता है वो आपको कौन करवाती है, बुद्धि करवाती है। ठीक है दोस्तों, आपको एक ध्यान रखना है, बुद्धि समस्या समाधान की एक क्षमता है। बुद्धि समस्या समाधान की एक शक्ति है या समस्या समाधान की एक क्षमता है। जिस बालक के अंतर्गत बुद्धि अधिक होगी उसके पास समस्या समाधान के तरीके भी क्या होंगे, अधिक होंगे। और जिन बालक के पास में बुद्धि का लेवल कम होगा अस्तन वो समस्या का समाधान भी नहीं कर पाएगा। तो हमें परिस्थितियों को समझने के लिए, है ना, लोगों को समझने के लिए, समस्या को समझने के लिए या समस्या का समाधान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बताओ, हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है बुद्धि की। अब आप अनुमान लगा लो कि हमारे लिए ये कितनी महत्वपूर्ण है। मैं तो ये कहूंगा कि पर्सनैलिटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि है ना। ये दिल वाले लोग मार खाते हैं, दिमाग वाले नहीं खाते हैं। ये जितना भी धोखा होता है ना वो दिल वालों के साथ में होता है, दिमाग वालों के साथ में नहीं होता है। क्योंकि दिल वाले बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दिमाग वाले बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जहां जहां दिल लगाओगे वहां आपका दिमाग नहीं लगेगा, दिमाग नहीं लगेगा तो बुद्धि नहीं लगेगी, बुद्धि नहीं लगेगी तो समझ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे तो धोखा मिलेगा, है ना। और दिमाग लगाओगे तो बुद्धि लगेगी और बुद्धि लगेगी तो धोखा नहीं मिलेगा। तो ये सारा खेल जो है वो किसका है मेरे दोस्तों? बुद्धि का है। तो इसीलिए आज से है ना, दिल चाहता है उसकी जगह पर इस शब्द का प्रयोग करो कि दिमाग चाहता है। दिल टूटने की जगह पर बोलो कि दिमाग टूटता है, दिल लगाने की जगह पे बोलो कि दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिएगा। बुद्धि पर पूर्व अनुभवों का, बुद्धि के ऊपर पूर्व अनुभवों का प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखना, बुद्धि के ऊपर पूर्व अनुभवों का प्रभाव पड़ता है। हमारी बौद्धिक क्षमता के ऊपर हमारे पूर्व ज्ञान का प्रभाव हमेशा पड़ता है कि हमने पहले क्या सीखा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि हमने पहले जितना कुछ भी सीख रखा होगा उसका प्रभाव हमारी बुद्धि के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि हमें समस्या का समाधान करने के लिए अनुभूतियों का सहारा लेना पड़ता है, अनुभवों का सहारा लेना पड़ता है। और यदि हमारे अनुभव, हमारे जो एक्सपीरियंस है वो यदि सटीक नहीं है, वो यदि सही नहीं है, तो हम समस्या का समाधान भी सही नहीं कर पाएंगे। तो कहीं न कहीं पूर्व अनुभव भी हमारी बुद्धि को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ध्यान रखना। हाँ, एक खास बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। एक बड़ा प्रश्न है, क्या बुद्धि के ऊपर यौन भेद या लिंग भेद का कोई प्रभाव पड़ता है? क्या लड़का होना और लड़की होना, क्या बुद्धि का इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या लड़कों में बुद्धि ज्यादा होती है, लड़कियों में कम होती है, या लड़कियों में ज्यादा होती है या लड़कों में कम होती है? तो ध्यान रखना, बुद्धि के ऊपर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि लड़के हो या लड़की हो, है ना, प्रभाव नहीं पड़ता। इससे आपकी बुद्धि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको यह ध्यान रखना है कि इससे आपको बुद्धि के ऊपर इसमें किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज से इस प्रकार के कथनों को कहना बंद करो कि औरतों की बुद्धि घुटनों में होती है, लड़कियों की बुद्धि चोटी में होती है। ऐसे कथन नहीं कहने हैं, क्योंकि दोस्तों मनोविज्ञान ने सालों के रिसर्च के बाद ये कहा है कि बुद्धि के ऊपर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपके लड़के या लड़की होने से आपकी बुद्धि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लड़कियों के कमजोर रहने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उनको समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ने का मौका बहुत देरी से मिला था। पुरुष पहले से मुख्य धारा से जुड़े हुए थे, पुरुष प्रधान विश्व था, तो सारे काम पुरुषों के हाथ में थे। महिलाओं को स्वतंत्रता एक तरीके से लेट मिली है, तो उनको समकक्ष आने में थोड़ा सा क्या लगेगा, समय लगेगा। बाकी बुद्धि का कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं लड़कियों की साइड नहीं ले रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, है ना। अब ये मत समझ लेना कि सर एक तरफा हो गए सारे के सारे, ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये सत्यता ये जिसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। ध्यान रखना, बुद्धि
किसी कार्य को निष्पादित करने में सहायता करती हैं। बुद्धि किसी कार्य को निष्पादित करने में सहायता करती हैं, सहायता करती हैं। ध्यान रखना कि कोई भी कार्य यदि अपन कर रहे हैं, उस कार्य को पूर्ण करने में यदि कोई हमारी सहायता करती है, तो ध्यान रखना कार्य को पूर्ण करने में हमारी सहायता कौन करती है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना ये करती है आपकी बुद्धि। ये भी आपको इसके बारे में क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। बुद्धि नई नई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में भी हमारी क्या करती है? सहायता करती है। क्या करती है दोस्तों? नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। नवीन परिस्थितियों के साथ, नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना, करना नई नई परिस्थितियों के साथ। जैसे जब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रतिकूल वातावरण हमें मिलता है, तो हम बुद्धि के द्वारा उस प्रतिकूल वातावरण को अनुकूलता के अंदर अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों? अपने आप बदल सकते हैं। यह भी आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। और भी ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, बुद्धि उपलब्धि के मार्ग को सरल और सक्षम बनाती है, सरल तथा सक्षम बनाती है, सक्षम बनाती है। ध्यान रखना, बुद्धि उपलब्धि के मार्ग को सरल और सक्षम बनाती है। कि किसी बालक का यदि बौद्धिक विकास अच्छा हो रखा होगा, और वो भी आपके रीड ग्रेड 2 फर्स्ट की अगर तैयारी कर रहा होगा, सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहा होगा, तो उसके परिस्थितियों को, उनके आने वाले ब्रेकर्स को साइड करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। सक्षम भी बनाती है, मजबूत बनाती है कि आप पहले अनुमान लगा सकते हो कि हमारा रिजल्ट्स क्या होगा, हमारा परिणाम क्या होगा। यह भी आपको जो पता चलेगा वो किसके आधार पर पता चलेगा मेरे दोस्तों? बुद्धि के आधार पर आपको पता चलेगा। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, बुद्धि अपने आप में अमूर्त है। बुद्धि का स्वरूप अमूर्त है। बुद्धि का स्वरूप अमूर्त है। बुद्धि का स्वरूप अमूर्त है। यह आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि जो होती है वो क्या करती है? इसका स्वरूप अमूर्त है, वो नजर नहीं आता है। आपको ध्यान रखना है, बुद्धि हमेशा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करवाती है। बुद्धि हमेशा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करवाती है, निर्देशित व्यवहार कराती है या करवाती। अर्थात बुद्धि हमें लक्ष्य से कभी भटकने नहीं देती। यदि हम कभी लक्ष्य से भटक रहे हैं, तो इसका मतलब लक्ष्य के प्रति क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी बुद्धि को आपको झंझोरना चाहिए कि भाई थोड़ा सा बढ़, थोड़ी सी ध्यान लगा। बुद्धि ही आपको यह बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। सही गलत का आभास जो करवाती है वो बुद्धि करवाती है। तो जब भी आप लक्ष्य के भटकते हो या लक्ष्य से दिशा को मोड़ते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि आपको ये संकेत देने का प्रयास करती है कि यहाँ पे जो है इस तरीके से आपका जो है विकास या डेवलपमेंट होगा। आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ूंगा उससे पहले एक सूचना है, वो सुन लीजिएगा। देखिएगा कि मेरे दादाजी की बरसी है, 6 महीने। आपको पता है कि आपके जब ये क्लासें वगैरह चल रही थी उस वक्त ही उनकी डेथ वगैरह, मृत्यु हो गई थी। तो उनके हमारे 6 महीनों के ऊपर एक छोटा सा कार्यक्रम किया जाता है जब 6 महीने पूरे हो जाते। तो वो परसों है, मतलब कल मुझे गांव जाना पड़ेगा। तो कल और परसों शाम तक वो होगा। तो परसों शाम को मैं लौट करके आऊँगा, तो उसके अगले दिन आपकी क्लास होगी। लेकिन हाँ, यदि कल मैं देरी से गया तो पहले आपके 2 दिन की क्लास रिकॉर्ड कर लूँगा, जो मैं आपके अपलोड कर लूँगा। मैंने पहले भी आपकी क्लासें रिकॉर्ड की थी, लेकिन कंप्यूटर में कुछ हार्ड डिस्क का कुछ होता है कि वो क्रैक वगैरह हो गई थी, तो उसमें आपकी रिकॉर्डेड क्लासें चली गई। तो मुझे ये दोबारा मेहनत करनी पड़ रही। बाकी मैंने आपकी सारी क्लासें रिकॉर्ड कर रखी थी कि मुझे कुछ भी
करने की जरूरत नहीं थी, रोज आपको क्लास में मिल जाती, लेकिन वो हो गई, डिलीट तो हो गई, उसका क्या कर सकते हैं, अब कर लेंगे, पढ़ा रहे हैं। तो मैं गया तो आपके कल और लेट गया तो कल और परसों आपके क्लास आएगी, और जल्दी चला गया तो कल और परसों का आपको और ब्रेक सहना पड़ेगा, उसके अगले दिन से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। और राखी से पहले पहले मैं आपको उपहार दूंगा साइकोलॉजी कंप्लीट करवा के। रक्षाबंधन पर सबका मेरा ना आपको उपहार यही होगा कि साइकोलॉजी का यह संपूर्ण कोर्स आपके लिए निशुल्क, और उसके बाद एमसीक्यू की नई घोषणा भी अपन उसके साथ में कर लेंगे, और भी बहुत कुछ मैं आपको वहां पर देकर के जाऊंगा। एक बार अपन इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने आपको यहां पे क्या बताया था मेरे दोस्तों, मैंने आपको यहां पे बताया था कि बोरिंग ने एक सबसे पहले औपचारिक परिभाषा दी कि जो जिसका मापन किया जा सके वो बुद्धि है, लेकिन इससे स्पष्ट नहीं हो पाया। बुद्धि का अर्थ 3 क्रम में निकला था। सबसे पहले समायोजन के रूप में बुद्धि को जाने लगा, फिर सीखने के आधार पर, फिर अमूर्त चिंतन के आधार पर। इससे भी अर्थ पूरा नहीं निकल पाया, क्योंकि बुद्धि में बहुत सारे गुण होते हैं जो अपने इसकी प्रकृति के अंतर्गत पड़े, जैसे यह जन्मजात शक्ति है, वातावरण से विकसित होती है, यह स्मृति नहीं होती है, इससे समझ उत्पन्न होती है, परिस्थितियों का ज्ञान करवाती है, समस्या समाधान की क्षमता होती है, पूर्व अनुभवों का प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बुद्धि कार्य निष्पादित करवाती है, नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करवाती है, बुद्धि उपलब्धि के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करवाती है ना। बुद्धि का स्वरूप जो है वो अमूर्त होता है, बुद्धि हमेशा लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करवाती है ना। आपको ये ध्यान रखना है, ये सारी इसकी क्या कहलाएगी, प्रकृति कहलाएगी। मैं आशा करता हूं, या एक तरीके से मैं ये विश्वास करता हूं कि आपको एक बार ये बुद्धि का सामान्य प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, एक लेवल आपका। अब कल से अपन डाटा स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बार बेसिक चैप्टर क्लियर होना जरूरी है, और मैं आशा करता हूं कि आपका बेसिक चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और आज से आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट करके जरूर बताएं, और आशा करते हैं कि आज की क्लास के अंतर्गत जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी जोरों शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।